वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान ऑल द वे फ्रॉम लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ही इज़ विजिटिंग इस्लामाबाद, आई बिलीव हिज फैमिली इज हियर, सो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इनसे कॉन्वर्सेशन कर लें। ही इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मैक्रो रेट सेल्स एट गोल्डमैन सैक्स, which is one of the biggest banks or investment banks? Investment banks in the world. He also is the founder of Bondh E Shams, which is a how would you define it? It's a clean water charity that wants to leverage technology to solve the big problems of the world. Right, and he's piloting that in Pakistan, I believe. और मेरे ख्याल build भी पाकिस्तान में ही हो रहा है, like बिल्कुल सब कुछ, everything is locally produced. Very cool, very interesting. We're going to talk about that as well. Particularly इनको बुलाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी में क्या हो रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में समझ लें। साथ साथ जो ये बूंद शम्स में कर रहे हैं, like to know more about that as well. Hamza, thank you so much for being part of the show. Thank you so much for having me. अच्छा, conversation में start करूँगा. Generally, we try to sort of understand कि, for example, and I forgot to mention, he was also in the list, in the Forbes list of 30 under 30 Asia, I believe. I was, yes. 2018. So I mean, he's remarkably well accomplished for his age. He's just 28 years old. थोड़ा सा मैं ये समझना चाहूँगा कि how you ended up doing all of what you did from your high school till date. आपकी journey क्या रही है? बिल्कुल. Again, thank you very much for having me. Or it's a wonderful program that you do, and I'm honored to be able to speak to the audience. I think my journey has been a little bit atypical, क्योंकि यहाँ से my father was a doctor in the Pakistani army. वो आपको पता है कि हर 3 साल बाद मूव करते हैं. पहले 6 साल क्लास 1 to 6 तो मैं स्कूल ही नहीं गया. अच्छा, हाँ, बिकॉज एसेंशियली मतलब होम स्कूल, अगर आपके वाले साहब अच्छे आपके साथ उनके ताल्लुकात हो तो कितना कोई होम स्कूल हो जाओगे आप. सो प्ले स्टेशन 1 पे सारी गेम्स पे हाथ बैठा हुआ था. अगर WWE आप अभी भी लगाओ, आई एम प्रीटी श्योर आई कैन विन. तो एंड देन फॉर 3 years वी लिव्ड इन सऊदी अरेबिया. तो वहाँ पे एजुकेशन का इतना नहीं था. सो क्लास 6 वाज एक्चुअली व्हेन आई एक्चुअली स्टार्ट गोइंग टू स्कूल कराची के अंदर 3 साल. उसके बाद फिर बीकन हाउस रूट से O levels A levels. इस्लामाबाद और कराची? नहीं, रावलपिंडी. सो बीकन हाउस रावलपिंडी एंड देन रूट्स ये DHA वाला जो है. राइट. और उस टाइम पे नया रुझान थोड़ा सा आया था फॉरेन एप्लीकेशंस करने वाला. एंड यू वर स्टार्टिंग टू जस्ट कि मतलब अच्छा SAT क्या होता है, राइट. O levels में ग्रेड कितने आने चाहिए. और मेरा खैर ज़्यादा ये था कि वालिद साहब डॉक्टर हैं, बड़ा भाई डॉक्टरी कर रहा था. राइट. तो इट वॉज़ वेरी क्लियर कि मतलब यार डॉक्टरी ही करनी है. तो उसके अंदर बायो भी दी, मैथ फिज़िक्स वगैरह जो होता है. एंड देन आई जस्ट टुक दी SATs कि यार चलो मतलब सारे कर रहे हैं तो अप्लाई तो कर देते हैं. Applied and then got into Williams College. Right. और Williams का मुझे खुद नहीं पता था क्या स्कूल है वो. And what year was this? So this was 2011. 2011. And this college was in Boston? So this is in Massachusetts. Right. Boston is 3 घंटे दूर है. It's a small liberal arts college. Right. The way I was impressed by it at the time was, and the reason I chose it because it was number 1 in their listing for undergraduate institutions. और बड़ा अच्छा उनका student teacher ratio है. But importantly, उनका जो model था, which is a liberal arts model, it was something which I had always fancied. कि मतलब पाकिस्तान में जहाँ डिबेट्स का शौक है, लम्स कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, लेकिन मेन ज़ाहिर हमारी पढ़ाई होती थी साइंसेस की. तो मॉडल बड़ा अपीलिंग था. और मॉडल ये है कि आपने 3 कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट्स. Right. Number 1 arts and languages, number 2 social sciences, number 3 hard sciences. Right. अगर आपने graduate करना है, you have to take 3 courses in each of the 3 divisions. Right. And then you can major in something you chose. So I majored in economics, political science and leadership studies. और उसके अंदर जो था, फिर then you had to take some languages or arts और ये वो, तो मतलब it became a very well-rounded education, which was very important to me, and that's why I chose to go to Williams instead of AKU or something like that. कि यार मतलब डॉक्टर्स काफ़ी हो गए, let's try something different, देखते हैं होता क्या है. Experimental child. Right. तो that went really well. और उसके अंदर I remember जब मैं second year में था अपने, so there was a application to study abroad at Oxford. अच्छा. और ऑक्सफोर्ड जाने की मेन एक मोटिवेशन ये थी कि यार पाकिस्तान में लोगों को बताना आसान हो जाएगा. हाँ. क्योंकि और मेरे घर वाले ये थे कि जब किसी को मिलते थे, जी हमारा बेटा विलियम्स में होता है, अगले साल ऑक्सफोर्ड जा रहा है. हाँ. तो प्राइमरीली ऑक्सफोर्ड वाज द मेन थिंग. चलो विलियम्स तो. और मेरा माय पर्सनल व्यू, मे बी आई एम बायस्ड, इज कि विलियम्स इज एक्चुअली बेटर देन ऑक्सफोर्ड. अच्छा. हाँ, बिकॉज आप you've got a 7-to-1 student teacher ratio.
Right. ठीक है, professors are very accessible. It's primarily an undergraduate institution. Right. So They even really though focus on that. really focused on making sure your undergraduate experience is the best, which is why it's number one on like multiple listings globally for undergrad. Right. Yeah, Harvard, Stanford, the Ivies are amazing, but they're universities. They're known for their research and they're known for their master's programs. Undergrad is amazing as well, don't get me wrong, but if you're really just focused on an undergrad experience, these liberal arts colleges really do offer something special. Right. तो उसके अंदर फिर वो ऑक्सफोर्ड की एडिशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ ठीक है, सो आई अप्लाइड फॉर इट, गॉट इन, एंड देन आई आल्सो स्पेंड अ ईयर एट ऑक्सफोर्ड, राइट, जिसके अंदर सेम प्रोग्राम एसेंशियली लाइक सो आई वाज एबल टू डू जो ऑक्सफोर्ड का स्टडी है PPE, व्हिच इज पॉलिटिक्स, फिलॉसफी एंड इकोनॉमिक्स. सो आई वाज एबल टू टेक कोर्सेज with some breadth, or I was at Exeter College, and I think which is right across from Keble वगैरह, जहाँ पे the Prime Minister studied and whatnot. And I think it was, that in itself was a very eye-opening experience. Right. Because Oxford is truly global in the... I mean, it must be, the grandeur must be sort of humbling to actually be there. Yeah, absolutely. आप इस तरह imagine करो ना, मतलब now it's a little bit behind me, but हम बचपन से किताबें पढ़ रहे होते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस. राइट. ठीक है, एंड देन टू एक्चुअली बी देयर, और आप जिस पत्थर को हाथ लगाते हो पता चलता है 1000 साल पुराना है. तो दैट इज किसने हाथ लगाया, किसने हाथ लगाया. मतलब आधा टाइम तो ये कर रहे थे यार, यहाँ पे जो है लामा इकबाल कहीं गुजरे होंगे, वहाँ पे इमरान खान चल रहे थे, अच्छा ये वाला. सो J.R. Tolkien, राइट, सो द गाय हु रोट लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ही वेंट टू एक्सेटर कॉलेज. राइट. तो जहाँ बैठ के हम क्लास ले रहे होते थे, ही यूज्ड टू सिट इन द सेम रूम. राइट. सो sort of like these things kind of make you, put you in that mind. और importantly वहाँ पे there is this thing called the Oxford Union. राइट. जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आते हैं और डिबेट्स वगैरह होती हैं. मेहदी हसन की डिबेट्स सब लोगों ने देखी हुई हैं. तो मेहदी हसन की डिबेट्स 2-3 दफ़ा मैंने हाथ खड़ा किया था, सवाल पूछ ले मुझसे. एक दफ़ा उसने सवाल पूछा, इतना फिजूल सवाल था, उसने एडिट आउट कर दिया. तो ये है कि बट आई ट्राइड माय बेस्ट. आई वाज लाइक यार अच्छा क्लास पार्टिसिपेशन के तो बल्कि उनके एक डिबेट के अंदर आई थिंक आई स्पोक ऑन द वन ऑफ देयर डिबेट्स एज वेल. सो दैट गॉट रिकॉर्डेड, और फिर मैंने दोस्तों को भेजा, यार ये देखो इस तरह ऐसे वैसे. आई वाज आल्सो एक्चुअली आई मेट हामिद कारज़ई came for one of the guests. I met him, but most importantly, through all the political figures that came, the one that stuck with me was John Cena. अच्छा, really? क्योंकि What was he like in real life though? So मेरे दिमाग में तो वो एक मीम बन चुका है, तो वो यार नजर ही नहीं आया, because you can't see him. यार, I'm the dad here. I should be making this joke, but I take it back. But नहीं, he was fantastic. और वो असल में बता रहा था ना, पहले से बचपन से रेसलिंग का शौक था मेरे बड़ा भाई को. So I got him to say happy birthday to my brother Ahmad, right. which was really cool. But overall, amazing experience. Yeah. मतलब आप बैठे हुए हो, you're learning from the best in the world. जो आप किताब पढ़ रहे हो is actually written by the guy who's sitting across from you and teaching you about the book, which is a really cool experience. But then I came back to Williams, wrapped up my 4th year. और उसके साथ साथ and now this is 2015. Now this is 2014 and going into 2015, yes. Right. And I wrapped that year, और उस साल के दरमियान is also when this project started. Right. The Bondh E Shams project, and I'm sure we'll get into the more details. But initially, full disclosure, I did this project mostly क्योंकि I couldn't find any other internships. Right. कि मतलब कुछ तो करना है ना यार, मतलब कुछ CV पे लिखना है कि क्या किया था. So I was like, I'll apply for this grant, अगर मिल गया तो then I'll figure something out. अब उसको 1000 में स्पिन कर दूँ स्टोरी के, मतलब ऐसे कर दिया वैसे कर दिया. तो and alhamdulillah, although it happened a little bit sort of accidentally, it's become the biggest thing in my life. Right. Other than maybe my family. Right. Or it's been an incredible journey. Very interesting. So you date family and then Bondh E Shams and then Goldman Sachs. I would have thought completely differently, but नहीं यार, ये पता है, this is always the tension. Yeah. क्योंकि आप इस तरह देखो ना, मेरी education was like I said economics, development economics के अंदर खास तौर पे. Right. Where I was spending a lot of time studying about developing countries, which we should now probably politically correctly called low-income countries. Right. Or I was studying politics of the Middle East, Arab uprising वाला सारा scene उस time पे चल रहा था. And then I was always very focused on understanding the Pakistani political landscape in the context of South Asian studies and relations with our neighbors. Right. Or this goes back to all the way to 2010 actually. During A-levels, I was able to make a trip to India. अच्छा. उस टाइम पे क्योंकि मैं वो ल्यूमन के अंदर बेस्ट डेलीगेट अवार्ड जीता था, सो मैम खदीजा who runs रूट्स वाज लाइक तुम इंडिया जाओ और कुछ ज़रूर
इंपॉर्टेंट बातें करके आओगे और फिर कोई पब्लिसिटी मिलेगी. मैंने कहा ओके कोई मसला नहीं, मैं चाहता हूँ. सो आर डेलीगेशन वेंट एंड यू नो वी स्पोक ऑन रिमेंबरिंग पार्टीशन. Right. Or it was very eye-opening event. First time I met my mythical counterparts and I saw the sort of the interactions, and I saw two main things. One, how similar we were, Right. and then two, how different we were. Right. Similar. How would you contextualize that though? So I would say culturally, right? Yeah. And in the way we speak and interact, we're very similar. We're the Yep. same people, right? Yep. And nobody can really. At least doubt in that. North India, especially. So I was in Maharashtra and I was in Mumbai mostly. Right. But we were so different because they had focused on developing themselves. Right. Everybody's speaking English, which is not necessarily the marker of development, but things were a bit more advanced. Right. और थोड़ा वो smart भी थे. What they would do is whenever we drove through the poor parts of town, वो खिड़कियाँ आगे कर देते थे गाड़ी की. So they wanted to, you know. So and then, you know, they were far more focused on कि यार बड़े काम करने हैं. Right. And these were guys my age, right, and girls my age. और हमारा यहाँ पिंडी में थोड़ा सा वो था CD70 व्हीली मार लो, पिनिश ने मार लो, जो मैंने दोनों काम किए हैं, but still. The idea of, I mean, I feel like, and that's something that's very close to my heart as well, the fundamental idea of hope, of the idea that you can actually do something in Pakistan, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना नौजवानों में. कि वो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि उनके लोग ख्वाब देखने के काबिलियत रखते हैं कि यार हम कुछ बड़ा काम सोच सकते हैं और वो हो सकता है. वो वीली इस वजह से मार रहा है बिकॉज वो कह रहा है कि यार और तो कुछ करने का फायदा नहीं है. तो चुप करके वीली मारो, एंजॉय करो और आगे निकल जाओ. और दिस इज़ वेरी गुड थिंग टू फोकस ऑन, क्योंकि पता है उनको ये है कि उनको एग्जाम्पल्स हैं उनके आगे. राइट. उनको दे कैन सी द पाथ. Right. If I do this, then I do this, then I do this, and then I end up studying, you know, at one of these good schools. Matlab, my Williams was accidental, right? But I was in competition in the application process versus guys who knew they wanted to apply to Williams for the past 7 years, right? And they were working towards it, right? So why I got into Williams is still a mystery to me. I wasn't anything special, but ये था कि हाँ, I represented Pakistan in India, and I was speaking about. और उस time पे my college essay was in fact about terrorism in Pakistan. Right. So because these were the things we were dealing with on a very personal and emotional level even, right? अगर मैं I used to live in Askari 11 और Parade Lane साथ थी, and there had been like 3 bomb blasts in the 1 kilometer radius, right? तो फिर आपके साथ वो चीज़ें रहती हैं. But and what's happened over time. And this was the application was in 2011 as well. 2010-11 के अंदर, yeah. Yeah, this is right before the Osama bin Laden capture as well. So very. And Pakistan was definitely on the map at the time. और उस टाइम पे ये था कि I had just got my acceptance when the OBL incident happened. और मुझे याद है उस टाइम पे वी वर वेरी सेंसिटिव कि यार उनको अपने फॉर्म में बताऊं कि मैं मुसलमान हूं कि नहीं हूं. एंड आई वाज लाइक यार पाकिस्तान से आ रहा हूं, देयर इज लिटरली 96.4% चांस कि मैं मुसलमान है. And so that was front and center. And this is why one of the things I've been very focused on is कि I do my own work. I do Goldman and I do Bondh E Shams, and I try to, and there's 1,000 things to unpack in there. But whatever I do, I hopefully create a little bit of a path while I'm doing it. Right. To continue showing and speaking about how I was able to accomplish what now seems like a Forbes 30 under 30, a Queen Diana Award, whatever, Princess Diana Award and Queen's Award. So, and what I found over time is, and this is to some credit to our education institutions, some credit to the role models now, like yourself, right? Like people can see कि अच्छा media में आने का क्या तरीका है. Right. Similarly, now they can see अच्छा अगर US पढ़ने के लिए जाना है तो ये काम करने हैं. So I think hopefully over time what happens is where we start, in the best way possible competing with our neighbors, right? Not in the bombs that we make and not in the fights we can do, but in how much we score on the SATs and how developed our IT sector is versus there, and how much we export versus they export. And I think it's a step in the right direction. I think we're getting there. But zahir hai, time lagega. Right. And so you graduated in 2015 and did you immediately end up at Goldman Sachs, or did you get a job in the US or worked on Bondh E Shams for a little while? So the way it happened is Bondh E Shams started the summer before I graduated. And the story there is I applied for a grant, like I said. They gave me, first they weren't convinced that I could do something, and because their grant was based on peace and conflict resolution. Right. So they said कि आपने कहीं जाके conflict resolve करना है. Right. और मैं उनसे लड़ा था कि यार मतलब conflict conventionally defined, warfare, guns, this, that.
आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते अगर आपके पास साफ पानी नहीं है. Right. अगर आप पूरा दिन ये सोच रहे हो कि यार मैं अपना खुद पानी कैसे पूरा करूँगा, बच्चों को कैसे पूरा करूँगा, you don't get. So I had to convince the committee कि water is fundamental to everything else that happens. Right. Because so, and then the question also is कि why I chose water, which is for this reason. जब आप हर चीज़ का सवाल पूछना शुरू कर दो ना कि एजुकेशन क्यों अच्छी नहीं है, हेल्थ क्यों अच्छा नहीं है, everything boils down to, in our country, down to water. Yeah. So thankfully was able to convince them, took their $10,000, came back to Jude, which is my village in Chakwal. और वहाँ पे हम लोगों ने उस टाइम पे नया ये सेटअप हो रहा था, सोलर वेल लगाया था हमने. ठीक है. और I'm not going to profess to knowing exactly what I was doing. उस टाइम पे ये था कि अच्छा हाँ सोलर से ये चलेगा, पानी निकलेगा, एटलीस्ट जो पानी ख़राब है उनको कोई थोड़ा सा डीप बोर करेंगे तो मिल जाएगा. और हुआ ऐसे, लेकिन जो उसके रिजल्ट निकले उसके बाद, दोज जस्ट मूव मी, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट. मेरा अपना गांव था राइट, लेकिन पहली दफ़ा उन लोगों के साथ मेरा जो ऑपरेट या बात करने का जो मॉडल था, इट वाज वेरी डिफरेंट. इट वाजंट लाइक डॉक्टर ब्रिगेडियर फरूख का बेटा हु लिव्स इन दिस हाउस जो आते हैं गाड़ियों पे. इट वाज लाइक अच्छा अपने मसलों के बारे में मुझे बताएं. आप पानी बॉयल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बीमारियां कितनी होती हैं. एंड देन इट वाज आई ओपनिंग कि हर तीसरे हफ्ते जो है किसी बेटे का पेट खराब है, किसी को डायरिया हुआ है, किसी को कुछ हुआ है. एंड देन यू आर लाइक यार मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम है ये. मतलब देन यू बेसिकली ह्यूमनाइज द इशू. सो वी डिड द फर्स्ट वन एंड वी नोटिस्ड के हेल्थ केयर जो थी, क्या कहते हैं, देयर वर बेनिफिट्स देयर. साथ साथ बच्चों के स्कूल का हमने कुछ स्टोरीज एनेक्डोटल शुरू की कि हाँ बच्चा पहले पानी लेने जाता था, अब जो है वो स्कूल चला जाता है. सो 2015 व्हेन आई ग्रेजुएटेड, आई हैड डन द प्रोजेक्ट 9 months बिफोर. अब मैं ग्रेजुएट कर गया एंड आई अप्लाई टू मैनी जॉब्स एंड सॉर्ट ऑफ गोल्डमैन ने मुझे ऑफर कर दी कि आप आ जाएं हमारे साथ काम करें. What was the first position? So I was an analyst with the corporate treasury department in New York. Right. और उसके अंदर sort of one of our senior leaders at Goldman, she was also a Williams graduate, interaction, get offered. Because that's probably was going to be my next question. Generally investment banking के अंदर particularly Wall Street के अंदर घुसना जो है वो एक होता है कि यार it's a very white people sort of club. And so for someone coming from Pakistan, not even an ABCD essentially, coming from like totally fresh off the boat, going to Wall Street, how did that sort of happen? Because I've spoken to a lot of Pakistanis, उनके हमेशा ये discontentment होती है कि यार पूरी ज़िंदगी ख्वाब था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में घुसने का, लेकिन यार वो तो जो है ना it's like a particular club of certain people and वो उसके अलावा लेफ्ट राइट वो नहीं देखते हैं. देखो इसमें दो बातें हैं. आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि द डे आई गॉट एडमिटेड टू विलियम्स एंड द डे आई ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड, वो काफ़ी चीज़ें मैंने लीप फ्रॉग कर दी थी. आई वॉज पार्ट ऑफ द क्लब. राइट. और आई थिंक इट्स नॉट अ वाइट पर्सनस क्लब, इट्स द एलीट एजुकेटेड क्लब. राइट. ठीक है. एंड देयर इज डाइवर्सिटी विद इन दैट, बट इट्स नॉट एज डाइवर्स एज द कॉमन पॉपुलेशन. राइट. which explains partly the perception. तो education मेरी थी, and the issue I faced as an international was visa नहीं था मेरे पास. Right. ठीक है. So जब आप US पढ़ने के लिए जाते हो, they give you an F1 visa, उसके साथ 1 साल आपको काम करना होगा. Extension मिल जाती है, OPT मिलती है. उसमें ये था कि first of all आपके पास जो options हैं for a job, they're already very limited. क्योंकि अगर बड़ा बैंक नहीं होगा या कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन नहीं होगी, दे आर नॉट गोइंग टू स्पॉन्सर यू आफ्टर यू कंप्लीट द फर्स्ट ईयर. सो पहला चैलेंज ये था कि किसी बड़ी जगह पे, और आई विल से द सेम थिंग अगेन, जब मैं विलियम्स अप्लाई कर रहा था, अप्लाई टू सम 30 कॉलेजेस, उनमें से एक में एडमिशन हुआ था मेरे अच्छे वाले पे, तो आई वेंट टू. सेम विद जॉब्स, राइट. आई अप्लाइड टू टन्स, I got into Goldman, which was the best of the lot, even though I got rejected from some other smaller banks. Or I think it also tells me that there's some luck factor and all those things. But वो process जो है, once you make it far enough that you are being called for an interview, the prerequisites for this are अच्छी education and all those things, then it's about you. Right. And I think then it's about how well you can get along with people. और मेरे case में ये था, the work I'd done in Pakistan when Bondh E Shams had that summer, and Bondh E Shams, the name didn't exist, but solar water project जो था, I spoke about that in all of my interviews. अच्छा. तो वो होता ये था कि इंटरव्यू कहते अच्छा tell us a little bit about yourself. मैं कहता I'm from Pakistan, I came to Williams, I did this, I went to Oxford, अच्छी education, this is my GPA. वो कहते थे okay cool, good, tick mark. Tell us about an internship or something you did.
I would say कि अच्छा हाँ I did some development economics and then I went to Pakistan and I did this project. वो कहते हैं क्या मतलब project? Tell us more about this. This is very interesting. And then I'd get into the story of these stories and like वो बंदे की इस तरह life थी, ऐसे change हुई, and I don't feel myself as a savior, but as somebody who identified a problem. Or that was what the hook was. Right. क्योंकि ये banks जो हैं, in these bigger institutions, they have something called the airport test. Right. कि अगर आप एयरपोर्ट में फंस जाओ बंदे के साथ, can you spend time with them? These are human institutions, right? Yeah. So I got along with them, and वो बड़ा लंबा process था. I went through like I think 3 rounds, 8 interviews in the final round, and then I got the job. Right. And उसके अंदर फिर ये कि once you're in, the challenges don't stop. Right. ठीक है, so because ये बड़ा pyramid होता है. They hire a lot of analysts, some graduate associate, and then even from there a smaller pool become vice presidents and whatnot. तो उसके अंदर I had a good team. I performed as well as I could, but I ran into the issue with the visa. Right. पहले साल के एंड के ऊपर, क्योंकि अब हुआ ये कि गोल्डमैन ने अप्लाई तो कर दिया वीज़ा के लिए, बट यूएस के अंदर वर्क वीज़ा जो है इट इज़ अ प्योर लॉटरी. Right, so H1 लॉटरी जो essentially होती है. H1 लॉटरी होती है. और I believe उस वक्त ट्रम्प was there and क्योंकि मुझे याद है कि 15, 16, 17 जो उससे पहले वाले जितने भी मेरे दोस्त थे उनका कंपैरेटिवली बड़ा इजी रहा है. उन 3 सालों में ना अजीब ही प्रॉब्लम चल रही थी यार. वो हो ये रहा था कि 2011-12 तक ठीक था आई थिंक. उसके बाद द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस उन वीज़ाज़ के लिए वो बहुत इंक्रीज़ हो गई थी. तो वो इशू ये बन गया था कि अगर आपके पास मतलब 30,000 सीट्स हैं, वीज़ाज़ हैं, देयर वर 150 के एप्लीकेशंस और ये और वो. तो उसके अंदर देयर वर 3 इंटरनेशनल्स आवर टीम, नन ऑफ अस गॉट इट. किसी का भी नहीं आया. पूरे गोल्डमैन सैक्स में मेरी जो अपनी टीम थी ना 10-15 बंदों की, उसमें 3 इंटरनेशनल्स थे. तीनों की मतलब नहीं आया. Right. अब एक जो थी वो हांगकॉन्ग से थी, उसने कहा आप हांगकॉन्ग चले जाएँ. उसने कहा ठीक है, गोल्डमैन सैक्स वर्क्स इन हांगकॉन्ग, नो प्रॉब्लम. द सेकंड गाय वाज फ्रॉम बांग्लादेश एंड हिज स्मॉल न्यूक्लियर टीम हैड एन ऑफिस इन लंदन. उन्होंने कहा आप लंदन चले जाएँ. Right. मैंने कहा मैं किधर जाऊँगा, मैंने भी कहीं जाना है. तो दे वर लाइक आप वॉर्सो चले जाएँ. यार पोलैंड किधर चला जाऊँ मैं, मतलब पढ़ चढ़ के मैंने नौकरी न्यूयॉर्क में कर रहा हूँ, तो मैं पोलैंड किधर चला जाऊँ. ये कहते हैं भाई यही है, मतलब देख लो. Take it or leave it. हाँ, take it or leave it. पहले बड़ा एक्शन मारा मैंने कहा यार मतलब if you put it that way कर लेते हैं खैर. So I wasn't very happy with it, but I was like चलो यार मतलब और कुछ नहीं, साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा. But फिर and the idea was you go to Poland and they're going to reapply for your US credentials or US credentials में बहुत लंबी जर्नी होती है वो, क्योंकि ये प्रॉब्लम था ही फंडामेंटल US के अंदर. ठीक है, you try to reapply but they were hiring me as a local grad in Warsaw, which I didn't want to. So what I did was I applied to Goldman Sachs in London separately, fresh application. Right. मैंने कहा एक दफ़ा पहले किया है, दोबारा भी हो जाएगा शायद, ट्राई करते हैं. And all my Williams friends at Goldman, they try to help as much as you know. And this is why, by the way, I keep repeating the word Williams. The reason I value the college so much is कि network बहुत अच्छा है. Right. When you send somebody a message saying कि यार मतलब मेरा problem है, people respond and they want to talk to you. And this is what helped me as I was able to identify a few opportunities in London. Khair उस summer then I applied and I found 3 roles in London. और काफ़ी ख्वारी वगैरह के बाद I was thankfully able to secure. By the way, this was the summer जब Brexit भी हो रहा था. So Brexit Day की story है कि I got offered a job in London on Brexit Day and Brexit happened and they were basically like यार sorry मतलब ज़ाहिर है ब्रेक्सिट हो गया है, क्या करें मतलब ब्रेक्सिट हो गया है. मतलब इस तरह के बंदे को बंदा क्या करें यार कि मेरे साथ ही क्यों ना, मेरे साथ तो मेरा कसूर है. तो उसके अंदर ये था कि यार मतलब ठीक है अब इतनी मेहनत की है, अब और कर लेते हैं, थोड़ी और कर लेते हैं. देन आई रीअप्लाई टू अ 3rd जॉब इन लंदन और कर आगे थैंकफुली आई गॉट ऑफर्ड इन सिंगापुर, जापान एंड इन लंदन. मैंने कहा यार आराम से लंदन जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे, मतलब खाना आराम से मिल जाएगा, हलाल शलाल खाएंगे, चिलिंग होगी. तो दैट्स हाउ आई एंडेड अप in London. And when I moved to London, I also shifted teams. So I was no longer working with the corporate treasury, which is ज़्यादा आपकी liquidity management करती है. Now I was in markets. Right. कि जो आपकी stocks and bonds की trading है,
उसकी एनालिसिस, पोर्टफोलियो एनालिसिस, मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स को देखना, उनकी बेसिस पे ना सिर्फ पॉलिसी डिसीजंस को डाइसेक्ट करना बल्कि ये भी डिटरमिन करना कि अच्छा आपकी इकोनॉमी के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट होगा and what kind of trades you would do or your clients would do. Right. So okay, great. So I'm gonna sort of jump right into again that last aspect of what you just said, right? Like tell me a little bit about post COVID. कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर जो नज़र आ रही हैं ना. Again, I'm not a macro economist, definitely not from Oxford. So your input will be definitely highly valuable. जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि US China trade war हो रही है, ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम जा रहे थे. It seems like countries are becoming more closed off. They want to bring back manufacturing back to their own borders, within their own borders, at least that's what they say. Where we are seeing कि एक जो fifth industrial revolution आ रही है उसके ऊपर एक जंग चल रही है essentially कि जी हवावी को जैसे पकड़ लो और उसको उधर से कर लो. And so in terms of how the world, जो हमने probably World Trade Organization की में जब चाइना एंटर हुआ उस वक्त से लेके 2010 तक probably हमने एक दुनिया की डायरेक्शन देखी थी and we knew a world order and we were up with the program. 2010 के बाद एकदम से US starts getting a little uncomfortable with the rise of China and particularly post COVID जब हमने देखा कि जो उन्होंने कहा कि जी 2029 तक I believe China was supposed to be the largest economy in the world and that sort of उन्होंने कहा कि जब वो पीछे 2026 या 25-26 में वो हो जाएगा and people got really anxious. And then there were the rise of nationalistic leaders like Trump and Modi and a lot in Europe, Brazil, Philippines. That sort of compounded the situation कि जो एक sort of free world order था उसकी जगह जो है ना sort of closed off होना शुरू हो गया. कोविड ने आके एक sort of black swan event लेकर आया जिसकी वजह से एकदम सब कुछ रुक गया. और जाहिर है कि जब वो रुका तो वापस जब स्टार्ट होना था पहिया तो it takes a little while and obviously जब भी इस तरह की चीज़ें होती है तो वो inefficiencies को जनरली वो कहती है कि यार चलो इसको घटाओ. So with that context of a lot of this clutter happening over the last decade, with COVID sort of being the final credit, like ending scene, where do you see the global economy headed towards? It's a very loaded question. Yeah. It's a very good one, and it probably needs some time spending on it. इसमें देखो, I think there are a few different pivots that have happened. And it's probably best to think of it in terms of pivots. A couple that you've identified, कि COVID is one. It's a big shift. एक जो initial starting point है ना, because this is not just about the economy. It's not just about politics. It's about the political economy. Right. So it's about the global world order. और उसमें ये the first initial starting point to me is actually 9/11. अच्छा. I think until 9/11, you had a certain rhythm to the way things were happening. And it was, to be perfectly honest, a little bit of a wild, wild west. उस टाइम भी कोई बहुत रिदम में इस तरह चीज़ नहीं चल रही थी. बट ये था कि जहाँ रशिया वॉज अ पावर, कोल्ड वॉर हुई, ओके, उससे पहले जाओ आप तो वर्ल्ड वॉर्स चली थी, बड़ा अपहीवल था, उसके दरमियान इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुई है. देन 90s के अंदर आप IT की तरफ आए हो, इंटरनेट वाली सारा आपका, यू हैड योर इंटरनेट बूम इन पास्ट. 2001 के अंदर जब 9/11 हुआ, it fundamentally changed the way that the US looks at the world, which is important, क्योंकि a majority of this global political economy ends up heading towards the US, not because कोई American बहुत ऊपर के लोग हैं, but because it's the biggest economy. Right. ठीक है. और 9/11 के अंदर the US essentially said, to hell with everything else, पहले तो हमने करना है ये जो हमारे प्रॉब्लम्स उनको देखना है. And they start thinking of the world in a security term. Right. और हम पाकिस्तान में बड़ी ये बात करते हैं कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और ये और वो. US is no different. आप उनके देखो, some of the presidents, right, like they were generals. It's Right. okay. The Pentagon is a key Player in their entire policy making. Yeah. policy making, and at the same time you've got cabinet members who are ex-military or ex-forces, and I don't think there's something fundamentally wrong with that, given that you live in a world of the global political economy, Right. in which military and warfare is a key stakeholder. Right. ठीक है. 9/11 के बाद particularly so. You cannot make big decisions about the country without input, not necessarily control or authority, but input from the guys who you're going to put on the front line to fight your wars. Right. So
From 2001 onwards, you've had two things that have happened. पहली चीज़ तो ये है कि आपकी ग्लोबल मार्केट जो है इट कंटिन्यूड एक्सपैंडिंग. ग्लोबलाइजेशन चल रही है एक बड़ी इफेक्टिव किस्म की. ट्रांसपोर्ट हब आपके बड़े से बड़े होते जा रहे हैं. IT इज़ रियली टेकिंग ओवर. मतलब आप Amazons एंड द गूगल ऑफ द वर्ल्ड आर मतलब प्रॉपरली किकिंग अप. उस टाइम पे याद है मुझे हम MSN मैसेंजर इस्तेमाल करते 2002-2003 के अंदर. Essentially, economic epicenters were changing industries, right, at the time. Industries, exactly. और उसके अंदर US was still central. Right. You then have the next pivot in 2008. Okay, financial crisis. Financial crisis. Right. Where suddenly you are rethinking and reassessing कि पिछले 10-20 साल से particularly 10 ये जो 2001 के बाद साल थे 7-8 साल इनमें क्या हुआ है. And what's happened is over time, a lot of these big institutions became too big. Right. So the term they throw around is too big to fail. Too big to, yeah. Okay. Or you realized very fundamentally how interconnected everything was. Right. Okay, you cannot be a bank in the US, fail, and have no impact on China or Pakistan or India. Right. If you fall, everybody falls. Right. So true जो butterfly effect होता है essentially वो आपका global economy में भी आ चुका हुआ है. आ चुका हुआ था, and that was a representation of the deep-seated globalization that had happened. मतलब we, again, from a political side and from a anthropological, human side, social side, मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग पूरी तरह उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर सके थे उस टाइम तक. मतलब अगेन आई हैड माई फियर्स ऑफ बीइंग अ ब्राउन मुस्लिम मैन फ्रॉम पाकिस्तान. जो अमेरिका में इमिग्रेंट्स रह रहे थे, टेंशन्स थी. 90s तक आपके मतलब ब्लैक वाइट वाला बहुत चलता रहा है. ठीक है, यू हैड सेग्रीगेशन 60s-70s. सो पीपल वर सोशली स्टिल इंटीग्रेटिंग बट इकोनॉमी बहुत इंटीग्रेट हो चुकी थी. Right. ठीक है, एंड दैट वाज एन आई ओपनर. Right. I mean, you don't really care कि स्वेट शॉप में एक अंडर एज चाइल्ड बैठ के आपका iPhone बना रहे हैं whatever, Nike का जूता बना रहे हैं. As long as you were getting it and in your comfortable home in New Jersey. आपकी ज़िंदगी चल रही है, आप अमन सुकून में. आप देख रहे हो अच्छा टियर इसके पीछे लिखा हुआ है, अच्छा बांग्लादेश में बना था. ओके, हाँ बांग्लादेश मुझे पता है, वो एक शायद चाइना के आसपास कहीं पे होगा. दैट्स ऑल यू केयर्ड अबाउट. बट द पीपल इन बांग्लादेश, इन पाकिस्तान, इंडिया न्यू कि प्रोडक्ट्स कहाँ जा रहे हैं. ठीक है, सो दैट वाज द अदर पिवट जिसके अंदर इट्स बीन इम्पोर्टेंट टू लुक एट इट. उसके बाद से अभी तक यू बिन बेसिकली बी यूर इन अ रिकवरी. ओके, ठीक है. अब do you think in terms of the policy are we in a recovery, or rather the American financial system is in a recovery? Because so context में इसमें add कर देता हूँ, because a lot of times what people are saying is कि what they're doing is they're giving steroids to the market, trying to sustain it again and again and again, priming it for a much bigger disruption. Because fundamentals को वो clear नहीं कर रहे. यार देखो, इसमें ये है ना कि मतलब when I say recovery, it is in a dual sense कि 2008 के बाद तो आपने रिकवर करना था, and you have to, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स हैं फिर उसकी. एक तरफ आपको फाइनेंशियल सिस्टम रिकवर कर रहा है, ठीक है. ऑन दी अदर साइड ऑफ इट you've got the first black president in the US, which is a big thing. So socially that means something. एट द सेम टाइम आपने जो जंगें शुरू की थी इराक में, अफगानिस्तान में, आपको रैप अप करनी पड़ी. आप एटलीस्ट यूर टॉकिंग अबाउट इट कि यार ये मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं. ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली दैट हैज़ टन्स ऑफ इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान इन दिस कॉन्टेक्स्ट. बट एक तरफ वो चल रहा है, उसके साथ साथ जो है देयर आर टन्स ऑफ अदर स्मॉल थिंग्स हैपनिंग. मतलब आपकी मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है, यूर कंसर्न अबाउट दैट. व्हाट्स हैपनिंग इन पैलेस्टाइन, इजराइल, वहाँ पर क्या चल रहा है. सो यू गॉट मल्टीपल ऑफ दीज थिंग्स फोल्डिंग ओवर. और इसके अंदर व्हेन यू कम टू द प्रेजेंट डे देन, ठीक है, अब ये सारा इंटरेक्टिंग चलता रहा है, एंड देन यू हैड लाइक थोड़े से मिनी क्रैशेस हियर एंड देयर, बट देन यू गेट इनटू दिस वर्ल्ड के जहाँ पे ट्रम्प आता है. राइट. ठीक है, एंड देन ट्रम्प बिकम्स अनदर पिवट. क्योंकि 2016-15 was a pivot, like you said, right? You suddenly start looking inwards instead of outwards. जो globalization का trend चल रहा था, and the reason I mention it, now you're looking inwards. Right, so you're doing Brexit and you're doing essentially... एक साथ हुआ ना सब कुछ. Brexit हुआ, फिर Trump आया, फिर Poland में क्या चल रहा है, फिर ये चल... So everything's overlapped. Right. और it was again, ये Malcolm Gladwell की बड़ी अच्छी book है, The Tipping Point, right, where he's like कि मतलब things keep adding up, and then अचानक. This is basically what it was. Right. And the world what they needed, especially in the developed world, जहाँ पे the question you were asking was कि यार चलो पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या चल रहा है, लोग पॉवर्टी लाइन है, ये वो तो चलो एक हो गया इशू, लेकिन why is my Indian neighbor driving like an SUV like a Mercedes and I can't afford. मतलब ये क्या चल रहा है, समझ नहीं आई. और on top of it आपके कॉल सेंटर्स जो हैं
जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं यूएस के अंदर पर्टिकुलरली, देर लाइक यार ये क्या हो रहा है, मतलब सब कुछ इंटरनेट के ऊपर जा रहा है और इंडिया की आईटी सर्विस जो है वो इतनी ऊपर चली गई है और वो हमारे पैसे ले रहे हैं, हमारी जॉब्स ले रहे हैं, विच इज़ वाई वही जिसका इम्पैक्ट मेरे पे भी हुआ, H1B वाला जो इशू था सारा, that's part of it. They don't want foreign workers taking over all the jobs and there's a high bar to entry. So this was the pivot. वो सारी चीज़ें जो हैं आके, Trump was the representation of that. Fine. And then now मतलब 4 साल जो हुआ, I think it's recent memory, we kind of understand what happened, we've, थोड़ा सा आते हैं उसके ऊपर. But COVID, like you say, is then the big jolt. और उसके अंदर हुआ ये है कि two things have been tested. The strength of your monetary policy, the strength of your fiscal policy. Fiscal के लिए आपको पैसे चाहिए बहुत सारे. So how would you define that for the audience? So monetary policy has to do with prevailing interest rates. ठीक है, जो आपके central banks often time dictate करते हैं. US के अंदर Federal Reserve हो गया, यूरोप के अंदर the European Central Bank, UK के अंदर Bank of England, पाकिस्तान के अंदर State Bank of Pakistan. ठीक है, आपके रिजर्व बाकीर्स ऑफ द वर्ल्ड, जेरोम पावल्स ऑफ द वर्ल्ड, who decide कि यार हमारा बेस रेट क्या है. ठीक है, एंड वाई दैट्स इंपॉर्टेंट इज आपका बैंकिंग सेक्टर जो है वो इट लुक्स टुवर्ड्स द सेंट्रल बैंक और वो कहते हैं अच्छा व्हाट डज रजा बाकिर एंड द कमिटी थिंक शुड बी द बेस रेट दैट पीपल शुड हैव टू पे टू बोरो मनी. राइट, ठीक है, अगर आपका रेट ज़्यादा होता है और द अदर वे टू फ्लिप इट इज़ अगर आप पैसे डिपॉजिट करो तो व्हाट रिटर्न यू गेट. राइट, रेट ज़्यादा होगा, यू गेट हाई रिटर्न, यू हैव अ हायर इंसेंटिव टू सेव. राइट, ठीक है, जब यूजुअली इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही होती है ऑफ्टन द इंटरेस्ट रेट्स कैन बी स्लाइटली इंक्रीज्ड अप ताकि लोग थोड़ा सेविंग करें, दे स्पेंड लिटिल बिट लेस, इन्फ्लेशन रिमेन्स इन कंट्रोल, और जब आपकी इकोनॉमी वीकन होती है यू कट द रेट्स, कि लोग जो सेव कर रहे थे उसको स्पेंड करें. ठीक है, दैट्स योर मॉनेटरी साइड ऑफ थिंग्स. फिस्कल इज आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग एसेंशियली, जिसके अंदर बोरोइंग भी करता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू करके, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं आपके. But then what you do with that money? जैसे US के अंदर the government borrows money from the public by issuing the bonds and then spends it on all the different जो भी आपके मामला आते हैं, मिलिट्री हो गई, ये हो गया, डेवलपमेंट हो गई. Right. जब कोविड आया है तो उसके अंदर there are these two things कि गवर्नमेंट स्पेंड क्या कर सकती है और आपका रेट आप कितना उसको मॉनेटरी कंट्रोल कर सकते हो. एंड इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड बैक एंड फोर्थ बिटवीन द टू. इसके ऊपर हज़ारों पेपर्स लिखे गए हैं, पूरी इकोनॉमिक किताबें हैं. बट द की थिंग टू अंडरस्टैंड इज नंबर वन के मैनेजमेंट ऑफ द मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी in developing countries or low income countries like Pakistan looks very different from the US and Europe and Bank of England. आप दोनों को कंपेयर उस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट्स के पास फिस्कल का बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म है. ठीक है, एंड ये होता है कि if as a weak country I should say you want to borrow money, आपको लोगों को इन्वेस्टर्स को हाई रेट ऑफ रिटर्न देना पड़ता है. वाई? बिकॉज क्रेडिट रिस्क है. ठीक है, अगर एक बंदे के पास चॉइस है पाकिस्तानी बॉन्ड और अमेरिकन बॉन्ड में, उसको पता है अमेरिकन में पैसे देने ही देने वापस. $1,000 यहाँ पे रखें या पाकिस्तान को दे. अगर अमेरिकन भी 2% दे रहा है, पाकिस्तानी भी 2% दे रहा है, he'll always go to. So you add the credit risk to it, and Pakistani bond now, for example, is paying 7.5%, for example. ठीक है, the same US bond is paying basically 0. ठीक है, so because people are willing to put their money, कि मतलब safe money है. ठीक है, so important हो गई चीज़ ये. और इसमें then इसमें आप ये देखते हो कि ठीक है, what can the government do जब इस तरह का क्राइसिस आता है. ठीक है, तो what we saw in Pakistan for example was कि बैंक रेट्स immediately कटे जुलाई 2020 के अंदर. ठीक है, we're still holding them, but उसके साथ साथ जो हमारी कुछ बॉन्ड पेमेंट्स ड्यू थी IMF को ग्लोबली, वो थोड़ी सी वेव ऑफ हुई. हमने पैसे लगाना शुरू किए, वी ट्राई टू क्रिएट अ बिट मोर जॉब्स, और अब हम थोड़ा सा आई वुडंट से रिकवरी की तरफ पहुंच गए हैं, बट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सम डायरेक्शन जहाँ पे आपको नज़र आता है कि अच्छा इन्फ्लेशन माइट कम डाउन, फोरकास्ट थोड़े से कम आपके होना शुरू हुए हैं, एंड दिस इज़ इन टैंडम विद द ग्लोबल मार्केट. US के अंदर भी यही है, यूरोप के अंदर भी यही है, इंग्लैंड के अंदर भी यही है. और जो आप बात पहले कर रहे थे कि ये जो फॉर एग्जांपल फेड जो है, जो रेट्स इंक्रीज़ करने की बात कर रहा है, दैट इज़ एसेंशियली अ रिकग्निशन कि हाँ ठीक है, जब मुश्किल टाइम था हम लोगों का जो रेट था वी कट इट फ्रॉम 1.25% to 0 कि आप पैसे स्पेंड करो. अब रिकवरी काफ़ी हद तक हो गई है, गवर्नमेंट ने आपको बहुत सारे स्टिमुलस चेक्स दिए हैं
जो आप घर बैठे बैठे, क्योंकि अमेरिका में तो ये प्रॉब्लम हो गया था ना, लोग घर से निकल नहीं रहे, वहाँ पे लेबर शॉर्टेज चल रही है, बिकॉज एंड पार्ट ऑफ द रीजन इज इफ यू सिटिंग एट होम एंड मेकिंग मोर मनी देन यू वुड बी इफ यू वेंट एंड वर्कड. इंसेंटिव नहीं है, इंसेंटिव नहीं है. सो नाउ देयर लाइक यार मतलब हो गया काफ़ी, राइट. अब रेट्स इंक्रीज करो, स्टिमुलस चेक्स रोको and get the economy back into its own cycle. Right. थोड़ा सा अगर मैं if I can understand again पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट आपने बताया, पाकिस्तान के एक्सक्लूसिवली मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा. मैं थोड़ा सा US को समझना चाह रहा हूँ because again it's the biggest market in the world essentially and so definitely the most important one as well. जब हम देखते हैं कि for an average Pakistani generally we don't have a lot of insight on how the again monetary or fiscal policies work and और ये क्या चीज़ें होती हैं, ये हमारे लोगों को अभी तक नहीं. हमें तो सच्ची बात है पिछले 3 साल से हमें पहली दफ़ा पता लगा करंट अकाउंट डिफिसिट और ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, ट्रेड डिफिसिट्स क्या होते हैं वगैरह. इससे पहले तो हम बस ये होता था कि बजट में गवर्नमेंट की कितनी सैलरी बढ़ी और that was a debate. जब हम ये चीज़ें समझना शुरू हो जाते हैं और हम रेट्स देखते हैं, हम IMF के प्रोग्राम्स देखते हैं, हम ये सारा कुछ देखते हैं और उसमें फिर हम जाते हैं और जाके हम US को देखते हैं फॉर एग्जांपल. तो हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक चीज़ फॉर एग्जांपल कहते हैं कि पाकिस्तानियों तुम्हारे ऊपर 70,000 रुपये का कर्जा हो गया, 1.5 लाख रुपये का कर्जा हो गया, या whatever number there is. And then we look at the debt to GDP ratio, but then we look at the US and they're just like it's an infinite number of like it's dollar printing and it seems comparatively unsustainable. I mean most recently मैं देख रहा था their government shutdown का उनका हर थोड़े से बातें कहा जाता है कि गवर्नमेंट शटडाउन हो जाएगी अगर हम जो है ना वो डेट सीलिंग नहीं बढ़ाएंगे और वगैरह वगैरह. How does that work? Is that because of the fact that it's so powerful, it's too big to fail, and so everybody trusts के यार ठीक है जितना भी हो जाए doesn't matter, it's fine. Because what I see is infinite cash printing, just like it's quack economics for the past post-COVID जो चलता रहा है. For an average person, it's quack economics where you're just like ठीक है यार कोई मसला नहीं है, पैसा निकालो, पैसा प्लाव कर दो, पैसा वो प्लाव हुआ, कंजम्पशन उतनी बड़ी नहीं लेकिन वो पैसा ने कहीं जाना है तो वो जाके जी स्टॉक्स में घुस गया. स्टॉक्स में नहीं समझ आ रही तो चलो गेम स्टॉप में लगा देते हैं, गेम स्टॉप में नहीं समझ आ रही तो चलो क्रिप्टो को उठा देते हैं. एंड सो नज़र ये आ रहा था कि ठीक है उसको संभालने की कोशिश तो की जा रही है, बट इट्स ऑल जस्ट I mean it's वही वाली बात है कि for a lot of people, a lot of cynical people जो ना बड़े सारे इवन पॉडकास्ट पे कुछ लोग आए हैं जिन्होंने कहा कि यार ये तो जो क्रिप्टो बॉयज है ना ब्रोज जो है सारे के सारे, वो तो ये कहते हैं कि भाई ये तो it's prime for a collapse sooner or later. How do you see that market? Yeah, it's again very good question, or the way you phrased it is perfectly well summarized. What I would say is let's try to make it very simple. Right. ठीक है, क्योंकि there are two parts of it. One is US इकोनॉमी लोकली क्या चल रहा है, दूसरा बड़ा सवाल है डेट सीलिंग्स वाला एंड डेट सस्टेनेबिलिटी वाला. ठीक है, उसमें आप उसको सिंप्लीफाई इस तरह करो, पहले आप जूम आउट कर दो, मैक्रो इकोनॉमिक्स देखो. ठीक है, नॉट इवन आई शुड से आप कंट्री लेवल पे, आप ग्लोबल लेवल पे मैक्रो इकोनॉमिक्स देखो. एक साइड पे आप खड़ा करो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, ठीक है, फिर आप साथ खड़ा करो फॉर एग्जांपल लेट्स से EU पूरे को भी ना खड़ा करो बिकॉज इट्स अ पावरफुल ब्लॉक. लेट्स पार्क स्विट्जरलैंड, राइट. ठीक है, फिर आप खड़ा करो लाइन में ला के सऊदी अरेबिया को, फिर आप खड़ा करो बांग्लादेश को, और लेट्स से पाकिस्तान, राइट. ठीक है, 4 डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं. ठीक है, एक डिफरेंट साइज ऑफ इकोनॉमीज, इंटायरली डिफरेंट मिक्स के उनके पैसे बनते किस तरह हैं, वेरी डिफरेंट रिजीम्स. Right. They're basically like 4 different friends. Right. Who have different family backgrounds, different काम क्या करते हैं. एक बंदा है जो he's a baker, एक और है जो banker है, एक और है जो doctor है, एक और जो engineer है. They've got different focus areas. Right. ठीक है. And this differentiation is important for 2 reasons. One, why it's happened, एक वो different मामला है. ठीक है, it's happened because of specialization. जो countries जो बेहतर कर सकती हैं, they do simple macroeconomics. But now it is the way it is. ठीक है. One country has some 350 million people. Right. Big market. Right. ठीक है. The country next to it has a much smaller population, but it's generally very stable. Switzerland. Saudi का political upheaval, up and down, not very politically stable, but generally okay, has lots of oil. Right. Pakistan थोड़ा सा, मैं कुछ नहीं कहता, मतलब हर चीज़ चलती है, पॉलिटिकल भी है थोड़ा सा वो रिजर्व भी कोई नहीं है, लेकिन ठीक है. अब इफ़ यू आर, अगर आपको पैसे चाहिए, इन 4 भाइयों को अगर पैसे चाहिए या बहनों कर लो, पैसे चाहिए, ठीक है, जब वो लोगों से मांगने के लिए आएंगे
you will be far more comfortable giving it to the United States. Right. कि हाँ ठीक है, मतलब I know you can pay it back. Right. ठीक है, वो कहेगा यार मैं तुम्हें 10 साल में ना 2% रिटर्न दे दूंगा इसके ऊपर, $100 दे दो मुझे, $100 दे दो, आप दे दोगे. जब आप स्विट्जरलैंड मांगेगा आपको वही आप कहोगे यार उसने 2%, तुम 3% दो. ठीक है, चौथे कहोगे आप इतना दो, पाकिस्तान तक पहुंचोगे आप 7% तक पहुंच जाते हो. ठीक है, सो वन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ आप करते क्या, आपका बैकग्राउंड क्या, आपकी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेट क्या है, क्या आप एक्चुअली पे बैक कर सकते हो ये. दिस इज द रियल क्वेश्चन, राइट. तो आपका क्रेडिट रिस्क क्या है, नंबर 1. सेकेंडली आप उसको पे बैक कितने अरसे में और क्या आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते. विच इज़ वाई जब आप US पे आते हो द सीलिंग ऑलमोस्ट डज लुक इन्फिनिट. राइट. क्योंकि पीपल लुक एट द US मार्केट कि यार US का इट्स नॉट टू बिग टू फेल, इट इज़ द सिस्टम. राइट. मतलब US जब बॉन्ड इशू करता है एंड आस्क पीपल फॉर मनी एंड देन स्पेंड इट्स ऑन पॉपुलेशन या मिलिट्री और वट एवर, पीपल नो कि इट विल गिव इट बैक. ठीक है, उसमें ज़्यादा क्या होगा कि अच्छा हाँ US थोड़ी ट्रबल से गुजर है, थोड़े से बॉन्ड आपके जो हैं वो सेल ऑफ करेंगे और उसको मैनेजमेंट हो जाएगी. बट इट्स अ वेरी फंडामेंटली इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि पाकिस्तान 16 बिलियन से ज़्यादा शायद ना पे कर सके. राइट. ठीक है, US को ट्रिलियंस में 14 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दीज टू, ये जो है ना हाई लेवल फैक्टर्स which separate different countries, which is not anything crazy or it's not difficult to understand. Right. आपने सिंपलेस्ट टर्म में सोचना है कि अगर दुनिया से पैसे आपने मांगने हैं किस लेवल में मांग सकते हो और कितने मांग सकते हो. Right, makes a lot of sense. And so if I were to compare, for example, US to China, and I would say कि you know, again, global standard है, dollar is a reserve currency essentially globally, safe haven, कोई टेंशन नहीं है. Primarily why? Because we're looking at it as you know, the most powerful country in the world in terms of its soft and hard power, and also the biggest economy in the world. The reason why मैं बहुत curiously इसको follow करता हूँ is because in the past decade we saw them getting into Venezuela, not successful, getting into Syria, not successful, Afghanistan colossal failure. So वो जो hard power है ना वो question में आना शुरू हो गई है, particularly in terms of confidence, and so we're seeing the European partners also now raising those questions कि यार क्या scene है. You know, similarly जब China as the biggest market of the world emerge करेगा तो automatically एक sort of एक चीज़ तो जाएगी कि अच्छा ठीक है, okay, are we looking at China? Why were we so stuck in the US? You know, what's happening in China? And so when those things start, and this is a long-term thing, so I'm not saying, you know, it's going to just snap a finger and something happens, but what I'm trying to gauge is that next 20 years what the world will look like in terms of, because अगर तो वही वाली बात है ना कि वो बैंकर है, उसके बड़े अच्छे हालात चल रहे हैं. बड़ी अच्छी मिसाल आपने दी, because पाकिस्तान में बड़ा होता है ना कि हम it's about the perception that you create more than anything else that gets you the favors in terms of the public. What I see is, you know, there's that banker, you know, suited, booted, always looking well, but is, you know, getting drunk and gambling through wars all over the world, whereas there is another guy, hardworking, बेचारा शलवार कमीज में बैठा हुआ है और वो बैठ के ना मजदूरी करके वो कमा रहे. That is your China essentially, and it's just invested on infrastructure, it's invested on, you know, capabilities, become the factory of the world. And so a lot of people still say, you know, like, yes, the military, US military is much, you know, more powerful. Obviously अगर आप कहेंगे ठीक है चाइना की इकोनॉमी सबसे बड़ी हो भी जाएगी, बट पर कैपिटा उतना नहीं है, तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स श्योर, बट पर कैपिटा वो उस तरह से क्या उनकी स्पेंडिंग कैपेबिलिटी या पावर वो है कि नहीं. And very dependent on, you know, the globalized world. So how does that work? But when, for example, दोनों के दोनों साथ आके खड़े होंगे तो दोनों का क्रेडिट किस तरह से गेज होगा. You know, जब for example let's say 10 years from now जब चाइना शायद उससे आगे निकल चुकी हो, उस पॉइंट के ऊपर अगर सडनली कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी हिला तो सडनली सारे प्लेयर्स आएंगे कहेंगे भैया हमने तो उसके ऊपर बहुत पैसा लगा दिया हुआ था, ये सोचते हुए कि ये तो इन्फिनिट है. एंड सो इट्स लाइक अ डोमिनो इफेक्ट. डू यू थिंक? सो यस, एंड आई थिंक जो चीज़ आप पॉइंट आउट कर रहे हो बड़ी इंपॉर्टेंट है. पार्ट ऑफ इट इज़ कि अच्छा आपका लॉन्ग टर्म में व्यू किस तरह होता है. चाइना हैज़ बिन इंक्रीजिंग, जो आपने पहले बात की थी ना 2025 के अंदर, it will be the same with and the do you think US. part of the reason why the US-China trade war and वो again वो अपनी वो sort of soft power और वो maintain करने के लिए ही यार बिल्कुल है, because end of the day मतलब आप US के interaction में पाकिस्तान देख लो, you know, Henry Kissinger used to say कि we don't have any permanent friends, we only permanent national interest, right? So that's true. That's not
मतलब अर्थ शेकिंग. Right. It's true for every country. Absolutely. Pakistani government या Pakistani policy makers, what they do is for the good of Pakistani populations. Yeah. They often make mistakes, okay, but Inherently underlying तो यही है क्या? Inherently, मतलब वही होता है कि जब आप एक दूसरे को political scoring करते हो, you would hope कि for the most part behind all the corruption and all of those things, at least आप कुछ ठीक ही करना चाह रहे हो. Right. Because you don't have lots to gain from doing the wrong thing. Right. और US के अंदर भी यही होता है कि मतलब Republican Democrat, but you're trying to do something right for the country. ठीक हो गया. अच्छा, जब आप US और चाइना को कंपेयर करना शुरू करें, 2025 की हम बात करते हैं per capita, by the way, which is super important, right? So उसके अंदर ये है कि obviously it's been on the US mind for a very long time. 2012 के अंदर I was doing a course on American foreign policy. Summer Institute था हमारा विलियम्स में, and my topic was China. Right. To the rise of China. And I remember reading the literature at the time और saying कि मतलब हाँ 2025 तक हो जाएगा and we should start acting now. Right. लेकिन आप now you live in a world कि आप military से उसको contract कर ही नहीं सकते. ठीक है, उस टाइम पे क्या चल रहा था, South China Sea. Right. Used to be a big thing. Right. कि मतलब ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा. You can't, मतलब sure you can position your ships there. Will you actually nuke or will you actually send missiles to China? You're not going to do that. Yeah. You've got way too much to lose. उसके अंदर एक term इस्तेमाल होती है mutually assured destruction. Right. ठीक है, when China owns so much of your debt, as you know, the economic leverage essentially, right? There's tons of economic leverage, and this is super important because now we live in a world where the strength of your economy and how much you produce for the world in terms of exports and how strong you are financially is, matlab, infinitely more important than how many ships you have and how many guns you have and how many bazookas you have. Now, obviously, there's a different geopolitical situation from region to region. Pakistan, India, Bangladesh, Afghanistan, a little bit different than the US, Mexico, whatnot. But obviously, they also have a very bloody history all the way to Monroe Doctrine. But ye hai ki if you put that aside, if you're in some sort of security stable state, कि मतलब हाँ मतलब आपकी जंग इमिनेंट नहीं है, which is to be perfectly honest the state that we've been in for a long time. हमारे skirmish होते हैं, but every now and then there is like आप करोगे हम न्यूक्लियर कर देंगे ऐसे वैसे. तो if that's the case, then the only thing worth investing on is your economy. Right. And the strength of your economy, and that's going to happen partly by finding the right partners externally. अब पाकिस्तान के लिए for example foreign direct investment बहुत ज़रूरी थी. They went to China. चाइना ने कहा ये लो जी 60 बिलियन हम प्रोजेक्ट्स करेंगे, हम ऐसे कर देंगे हम, एंड दैट वाज द हेड ऑफ चाइना टू सम एक्सटेंट. आई थिंक जो एटलीस्ट उनका फ्रंट फुटेड परसेप्शन जो थी, ठीक है, हम आपको पैसे देंगे, आप करो. श्रीलंका में उन्होंने सेम किया, अफ्रीका में दे आर डूइंग द सेम थिंग. आप हमसे पैसे लो, आप चीज़ लो, अगर आपने ना की तो चीज़ हमारी हो जाएगी. बट द टर्म्स दे ऑफर आर हॉरिफिक. राइट, क्योंकि दे आर मेकिंग द डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स. राइट, बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग, दे आर नॉट मेकिंग ग्रांट्स. चाइना इज नॉट अ ग्रांट मेकिंग बॉडी. उन्होंने अपनी इकोनॉमी के लिए इन्वेस्ट करना है, उनको रिटर्न्स चाहिए. वो सीपैक करेंगे क्योंकि बिकॉज दे सी पोटेंशियल इन इट. ठीक है ना. आई थिंक एज अ कंट्री वी थिंक टू थिंक देयर इज टन्स ऑफ potential in CPEC, great. But and this is why I keep shifting from macro to micro. Micro in the sense कि आप अगर person to person देखो, अगर मैंने मुजम्मिल की कंपनी में इन्वेस्ट करना है $100, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ मुझे लगता है इसमें पैसे मिलेंगे. मैं 100 दे रहा हूँ, मैं 200 वापस लूँगा. मैं कोई मुफ्ते का तो नहीं, चैरिटी तो नहीं कर रहा. ठीक है. एंड so that is super important. और हुआ यही है, which is China has continued to invest while US has been a little bit on the back foot. Right. क्योंकि आपके और इतने मामलात हैं, ऐसे वो थे ग्लोबल. फिर ट्रम्प वाज देयर एंड ही वाज के मतलब ट्रेड वॉर करो. एंड बाय द वे आई टेंड टू थिंक कि जो ट्रेड वॉर हुई थी, इफ इट वर एनीबडी एल्स एज वेल, इट वुड हैव आल्सो हैपेंड. क्योंकि इट वाज अबाउट टाइम के समथिंग्स गॉट टू गिव टाइप स्टोरी है. क्योंकि फंडामेंटली आप वही जब जूम आउट करते हो कि हाँ वाकई ट्रम्प इज़ राइट कि अच्छा नेटो के अंदर जो यूरोपियन पावर्स हैं वो खुद पैसे दे नहीं रही, यूएस उसको कर रहा है. जापान इज़ ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली बट इट्स स्टिल अंडर द यूएस न्यूक्लियर अम्ब्रेला. अच्छा जी, चाइना मतलब एक्सपैंड करता जा रहा है अपना इन्फ्लुएंस, बट द यूएस इज स्टिल स्टक इन दी वेज ऑफ द ओल्ड एज. तो इस सब के अंदर आप जब यूएस और चाइना का कंपैरिजन करते हो, आई टेंड टू थिंक इन द नेक्स्ट 15-20 ईयर्स मतलब कोई भी इकोनॉमी कोलैप्स नहीं करेगी बिकॉज दे आर मैसिव इकोनॉमीज नाउ. ठीक है, दे कैन पिवट फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर. यूएस चाइना को कभी बहुत तंग नहीं करेगा. ठीक है, चाइना यूएस को इतना तंग नहीं करेगा बिकॉज दे आर नाउ interlinked and they're basic global powers, right? When one suffers, the other will suffer as well. The important question becomes, what does this mean for the countries in the region?
राइट? और उसके अंदर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल इस वजह से बिकॉज अगर हम अफगानिस्तान को देखें ना, जब रिसेंटली सिचुएशन हुई है, तो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन देयर लुकिंग एट इट देयर थिंकिंग, जो आपने पहले भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली थी, आपने कहा था कि दुनिया में अब जंगों से मामले सॉल्व नहीं होंगे. हमने देखा कि इन द न्यू एज ऑफ डेमोक्रेटाइज मीडिया एंड वो सारी चीज़ें जो जंगें हुई भी इन ओवर द लास्ट डेकेड हैव नॉट फुलफिल्ड, अपार्ट फ्रॉम अज़रबाईजान एंड आर्मेनिया, यू नो, उसका एक अपना पीछे जियो पोलिटिकल टच है. एज सच आपको रिजल्ट जो आप चाह रहे थे वो आपको मिले नहीं, जिन लोगों ने वहाँ पर करने की कोशिश की. क्वेश्चन एक बहुत मेजर लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार क्या, अच्छा सो द US माइट जस्ट पुल आउट एंड देन दे माइट जस्ट गो फॉर देयर नेक्स्ट एडवेंचर. मेरा उसमें थोड़ा सा जो व्यू पॉइंट है वो फ़र्क है. और वो फ़र्क इस वजह से बिकॉज मैंने जो G7 का मिड जून एक आया था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड वाला, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, जिसमें आई फेल्ट लाइक कि नाउ देयर इज़ गोइंग टू बी एन इकोनॉमिक वॉर, जिसमें आप रीअलाइनमेंट ऑफ यू नो फ्रेंडशिप्स एंड वो करेंगे. और आप इस बार मुझे लगता है कि दे आर गोइंग टू टारगेट कि हम इकोनॉमी के थ्रू किस तरीके से जाके हिट करें, रादर देन कि हम फिर घुस जाएं किसी कंट्री में, डिस्टेबलाइज कर दें, एक वो पटाखा फाड़ के ये करके वो करके, बिकॉज आई फील लाइक कि वो does not seem to be working and countries essentially are much more wary of you know this formula कि यार डिस्टेबलाइजेशन करो, सडनली प्रोटेस्ट करा दो, ये करा दो, वो करा दो. वो ज़माने में तो बड़ा वो था कि यू नो द मीडिया वाज वेरी मच कंट्रोल्ड, बड़ा इजी था वो चीज़ें करना, बड़ा उस तरह से होता नहीं है. हाउ डू यू सी, जो आपने अब ये लास्ट बात बोली, आई वांट यू टू एक्सपैंड ऑन दैट कि फॉर द कंट्रीज इन द रीजन, पर्टिकुलरली फॉर पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, in this new global economic or political economic order, what can we potentially what's the word for it, हम क्या मतलब वो कर सकते हैं यार, चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज नहीं, हमें एक्सपेक्ट, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? देखो, इसके अंदर forecasting is always challenging, right, and it comes with a wide margin of error, right. however, अगर आप इन ट्रेंड्स को देखो तो if you are not going to have another war, which I don't think we will for a while at least a military war, economic war तो चलती रहेगी, ठीक है. US को to go from this position to a position of even higher strength बड़ा आसान है उनके लिए, because वो इस तरह कि जब भी कोई कंसल्टेंट किसी कंपनी में जाता है ना, कंपनी के प्रॉब्लम्स क्या हैं, इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ इंटरनल इफिशिएंसीज, उनको आप सॉल्व कर लेते हो, राइट, ठीक है. तो यूएस के अंदर ये है कि वो ये देखेंगे अपने नेटो को हम कितने पैसे दे रहे हैं, वो करेंगे. चाइना से हमारा क्या एग्रीमेंट है, टैक्स थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा ये कर दो, थोड़ा वो कर दो. दे हैव 1000 डिफरेंट थिंग, क्योंकि इकॉनमी बहुत बड़ी है, ठीक है. दे आर ऑलवेज इन अ पोजिशन ऑफ पावर व्हेन नेगोशिएटिंग कि किस साथ क्या करना है आपने, ठीक है. ये तो चीज़ एक साइड पे हो गई. एंड बाय द वे चाइना डिड द सेम थिंग. जो इनका 1980s से अभी तक ग्रोथ था, व्हाट दे डिड वाज, एंड देयर वेरी गुड इकोनॉमिक पेपर्स ऑन दिस, दे सॉल्व देयर इंटरनल एफिशिएंसीज, राइट, बियॉन्ड एवरीथिंग एल्स. वो देख रहे थे हमारे साथ कंट्री प्रॉब्लम्स क्या हैं, राइट, व्हिच आई थिंक लीव्स अ रियली गुड एग्जाम्पल फॉर कंट्री लाइक पाकिस्तान टू फॉलो, राइट. क्योंकि आप अगर, एंड देयर टन्स ऑफ डिफरेंट ग्रोथ मॉडल्स, उसमें बड़ा पॉपुलर हैरेड-डोमर ग्रोथ मॉडल, ठीक है, जिसके अंदर आप कहते हो डिफरेंट फैक्टर्स गो इनटू मेकिंग अ इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग, राइट. उसमें द एक्स फैक्टर, ठीक है, द वन थिंग विच कैन फंडामेंटली चेंज थिंग्स ओवरनाइट इज दिस थिंग कॉल्ड टी, विच इज़ बेसिकली टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, राइट, ठीक है. टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ, ठीक है. अदर थिंग इज सॉल्विंग, जिस तरह मैंने पहले कहा, इंटरनल एफिशिएंसीज. अच्छा, सिर्फ इन दो चीज़ों पर अगर आप फॉलो करो, सिर्फ इन दो चीज़ों को आप एज अ स्ट्रैटेजी रखो, ठीक है, और इनको एक से एक अंदर साइड पे करते हैं. पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान इन चीज़ों को इस्तेमाल क्यों कर सकता है. नंबर 1, ग्रेट डेमोग्राफिक्स, ठीक है. अब तो ये ऑलमोस्ट टॉकिंग पॉइंट हर किसी का बन गया जी. 60% ऑफ पॉपुलेशन अंडर 30. I'm sort of getting sick of it. Exactly. वो मतलब बहुत मतलब मैं ये मॉडल इस्तेमाल करता 2011-12 के बच्चों को मोटिवेट करने. सो ओके, ग्रेट, फाइन. What are you doing with it? मतलब यार, मतलब वो जो 60 था वो 40 हो गए, हम बड़े हो गए मतलब. तो क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक्स अच्छे हो गए आपके. अच्छा, रीजनली आपको ये है कि यू हैव एक्सेस टू द सी, ओके. आपके पास जियोग्राफिकल मतलब डाइवर्सिटी भी है, डिफरेंट सीजन्स हैं, एग्रीकल्चर आपका अच्छा है, फंडामेंटली सारी चीज़ें ठीक हैं. और ऑन टॉप ऑफ इट अगर आप कहते हो कि यू आर इन अ सिक्योरिटी स्टेबल स्टेट, राइट, कि ठीक है, थोड़ा सा न्यूक्लियर वेपन भी है, कोई इतना नहीं, मतलब डिटरेंस एग्जिस्ट करती है, ओके. देन यू गो टू दीज थिंग्स कि यार पहले उठाओ नंबर बी, ये इंटरनल इनएफिशिएंसीज को. अगर आपने अपनी इंटरनल चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी है, करप्शन ख़त्म करो,
which I know is again a talking point, but a lot of people hopefully in the right places working on it. ये मतलब हर अभी भी आपने अगर कंपनी रजिस्टर करनी है ना पाकिस्तान में, आपको इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है. अगर आपने ज़मीन खरीदनी है, ये भी 2 हफ्ते पहले की बात है, एक नंबरदार आएगा कि ये मेरा रजिस्टर है, उसमें थोड़ी सी एंट्रीज की, फिर उसने कहा जी और रजिस्टर घर लेके. आई नो वी ट्राइंग टू डिजिटाइज आवर लैंड एसेट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बट दिस इज एग्जैक्टली इट. आप इस तरह की इनएफिशिएंसी सॉल्व करते हो. You go to creating a business friendly environment कि यहाँ पे business हो सकता है. External business छोड़ दें आप, foreign investment आएगी, आप अपने जो businessmen हैं उनसे तो business करवा लें पहले, क्योंकि हम खुद यहाँ business करने से डरते हैं. फाइलों में पैसा लगवाने के बजाय कुछ काम productive environments में जाना. ठीक है. एंड वही बात है ना कि आपने टावर खड़े करके उनकी फाइलें बेचनी है. That's okay, that's investment in real assets of the country. टावर खड़ा करना तो मैं तो कहता हूँ ठीक है. जो आप लैंड की फाइलें घुमाते रहते हो बैठकर और आप वो तो दैट्स जस्ट डेड एसेट्स जो कि आप पार्क कर रहे हो पैसे और आप उसको उसी को घुमाई जा रहे हो. आपको लग रहा है पैसा मेरा ग्रो कर रहा है, जो कि कुछ ग्रो यार वो वही है ना. इट्स द सेम थिंग एज क्रिप्टो इन द स्टॉक मार्केट, व्हिच इज मनी इज मूविंग अराउंड, which is वो किसी के जेब में नहीं जा रही है, but it's just moving and it's getting inflated, which is that's basically देसी trading. जो हम ज़मीनें खरीदे फरोख्त करते हैं, it's trading of real assets without a stock exchange, which is one thing, but that's never going to develop. वेल्थ क्रिएशन कोई नहीं ना. तो जब आप वो पहला बंदा खरीदता है ना, उससे ये होता है कि वर्कर को पैसे जाते हैं, वो खड़ा करता है. सो दैट्स बेसिकली फिस्कल स्टिमुलस, जो हम पहली बात कर रहे थे उस टाइम पे. सो यू सॉल्व दीज इनएफिशिएंसीज, लोग बिजनेस करें, लोगों की जेब से पैसे निकलें. अगर मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ या मैं पाकिस्तान में रहता भी हूँ, मैं पाकिस्तान में बिजनेस खड़ा करना चाहूँगा. अगर मुझे पता हो कि यार मेरे पैसे प्रोटेक्टेड हैं, स्टेट बैंक इज बिहाइंड मी, इन विच इट इज़ हैपनिंग नाउ. And a lot of people in Raza Bakir and team doing really good work. Mubarak, I've mentioned a name before. तो वो चीज़ inefficiency आप solve करते हो. Then the second thing is investment in your basics. Right. And I think the PM has tried to get this across in multiple different. और जो मैं बात पहले कर रहा था, पानी के अलावा आपका फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता. अगर आप घर चलाते हो, आपके पास कुछ भी नहीं अगर आपके पास पानी नहीं है. अगर आप मुल्क चलाते हो, आपके पास कुछ भी नहीं है अगर आपके बेसिक्स सॉर्टेड नहीं है. बेसिक्स में क्या है? स्लोगन उठा लो, रोटी कपड़ा मकान कर लो बेशक. Water, healthcare, ease of doing business, ठीक है, security, protection. आप सड़क में निकलो, आपको मोबाइल ना छीन के ले जाए, ठीक है, things like this. और if you do that, you make your people comfortable by doing business. When they do business, your economy is naturally going to grow. ठीक है. If your economy grows, जो जितने लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है, they don't care who you are. ठीक है, they're looking for returns. जो ग्लोबल मार्केट है, इट विल गिव यू मनी इफ़ यू आर अ गुड ग्रोइंग इकोनॉमी. ठीक है. अगर अभी हम देखेंगे, अच्छा जी हाँ 2020 2021 आर एक्सेप्शंस एनीवेज, 0% ग्रोथ और नेगेटिव, वो डजंट मैटर, इट्स एन एनॉर्मली. कोविड आया था, पूरी दुनिया में नेगेटिव है, ठीक है, इवन द US इज नेगेटिव. पुट दैट असाइड. हम पहले स्टार्टअप्स की बात कर रहे थे. अ लॉट ऑफ मनी कमिंग इनटू स्टार्टअप्स, स्टिल अ टाइनी पोर्शन कंपेयर टू व्हाट इंडिया गेट्स एंड बांग्लादेश गेट्स, बट मनी इज कमिंग इन. ठीक है. Because people are saying कि अच्छा ट्रेंड ठीक हो रहा है, and all these people invest in the trend more than immediately realized growth. ठीक है. If I'm an investor, I am looking कि 5 साल में growth क्या होगी. ठीक है. I care about those forecasts, and those forecasts again for a low income country are based on the fundamentals. ठीक है. So पाकिस्तान को ये करना है कि ठीक है, we insulate ourselves from these threats outside. We invest in our basic infrastructure. We give our people hope, and we give them the freedom to operate, and then we just stick with the program. क्योंकि these things don't happen overnight. और कोई भी अगर अपनी कंपनी चलाता है, he knows कि जब आपने कोई अच्छा काम करना होता है, आप पॉलिसी लगाते हो, and then you run with it for a while. पाकिस्तान में हमारा पार्टली इशू ये रहा है कि either we make bad decisions, ठीक है, or we make political decisions, not politically economic decisions, political decisions. The next government comes, उसको वाइट लेबल कर दिए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को हटा के कुछ और कर दो. इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेनज़ीर इंटरनेशनल बना दो. ठीक है. आपने किताबें जो, तो स्टॉप डूइंग दैट. Right. Yeah, मतलब if you have a good policy that's working, stick with it. Right. You know, just continuing with that, and we're at the 1 hour 5 minute mark. I know the people listening to this will be very annoyed by this, but we're going to wrap this up over the next 10 minutes. Just don't want to prolong it too much, but
पाकिस्तान पे आप आ गए, पाकिस्तान में most recently what we're seeing is कि first 2018 happened, we had a horrible current account deficit, we were going towards bankruptcy. It was only उससे पहले भी, नई गवर्नमेंट आने से पहले भी ऑलरेडी खबरें आना शुरू हो गई थी कि we had to sort of correct course, and वो जब correction होगी तो automatically एक pinch आएगा. So we were expecting the dollar will rise, we were expecting inflation to rise, and automatically उसकी वजह से चीज़ों को होना था. 3 साल लगाया आपने आपको, पहला तो वो पिंच था तो आपने वो लिया, आपने इन्फ्लेशन को भी बर्दाश्त किया, आपने तमाम चीज़ें की, और करने के बाद साथ कोविड भी आ गया. तो आपको पता था कि यार मसले और भी आएंगे, वो भी आपने किसी तरीके से बर्दाश्त कर लिए. 2021 आया, जो भी हो गया था सब सेट थे. दे वर लाइक ओके फाइन, लाइक जब ये हो गया हुआ है अब एटलीस्ट ये होगा कि, और एंड देयर वर फ्यू मंथ्स जिसमें हम सुनने में आ रहा था वो जी करंट अकाउंट डिफिसिट के बजाय वो तो सरप्लस पे चला गया और ज़बरदस्त काम हो गया है. मोबाइल फ़ोन्स अब पाकिस्तान में असेंबल हो रहे हैं, गाड़ियाँ पाकिस्तान में असेंबल हो रही हैं, हम तो अब रिप्लेसमेंट की तरफ जा रहे हैं, और एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ टेक्सटाइल इज़ ग्रोइंग, IT इज़ ग्रोइंग, बड़े अच्छे नंबर्स आ रहे हैं. अच्छा, उसके बाद फिर सडनली, एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ टाइज बैक टू व्हेन यू सेड populist decisions essentially, or politically correct decisions, where you bring in a minister who's been there before, who's done essentially the same thing, and he kept on saying, okay, listen, this time we understand the fundamentals and we're going to do it differently this time. And you bring in a budget. I don't know if that was primed for your next election, या वो primed था कि maybe someone somewhere thought कि we're now at that place where we can skyrocket. But you overheated the economy, and within almost 4 months of those decisions, you have an aggressively overheated economy, which while उसने ओवर प्रोड्यूस किया, टैक्स इनकम भी ओवर प्रोड्यूस कर ली, सारा कुछ कर लिया, बट ऑल्सो नाउ योर करंट अकाउंट डेफिसिट इज बैक टू द 2018 levels, and now because your dollar is essentially, I wouldn't call it free float, I think there's another term for it जो हम कर रहे हैं, partially pegged, and so but obviously उसके ऊपर एक certain impact पड़ रहा है, and automatically now the critique is coming left, right and center, and so you're reverting back to on a lot of the decisions that you took early on. और उससे नुकसान ये हो रहा है कि आपने वो जो 4 महीने की ग्रोथ आपने एकदम से सेल करने की कोशिश की थी, उसकी वजह से अब इम्पैक्ट ओवरऑल हर चीज़ पे पड़ा है. सो रादर दैन के स्पेसिफिक ग्रोथ होती है जिस तरह चाइना करता है कि वो बड़ी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करता है, कहता है जी अब इसके अंदर घुस जाओ. आपने पूरी इकोनॉमी खोल दी, जिसकी वजह से अब जो है वो डॉलर और वो सारी चीज़ों की वजह से इम्पैक्ट अब आपके चने दाल पे भी पड़ेगा, आपकी एसेंशियली हर चीज़ पे पड़ेगा. एंड आई एम नॉट oblivious टू द फैक्ट कि येस द ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस आर एट एन ऑल टाइम हाई, सो देयर इज़ दैट इम्पैक्ट एज वेल, जो अनफॉर्चुनेटली आपको यू हैव टू बेयर द ब्रंट ऑफ दैट. बट हाउ डू यू सी द करंट, you did mention we're going towards stability, but suddenly over the past couple of months, and I've been a strong proponent of the current policies that we've been seeing, they definitely seem to be much more stable, much more sustainable, and वही वाली बात है कि आपकी इकोनॉमी की अगर बहुत बुरी हालत है तो आपने दवाइयाँ खानी है तो कुछ तो आपको सिम्टम्स मिलेंगे. लेकिन सडनली नाउ आई एम थिंकिंग कि यार ये तो रोल बैक हो गया, तो सारा जो 3 साल जलील हुए थे वो फारिग हो गए. पीपल आर सेइंग इन्फ्लेशन आने वाली है और महंगाई आने वाली है, और अब नाउ आई एम रियली थिंकिंग can I, and I'm comparatively in a very privileged position, can I bardasht any more महंगाई? So what do you think about it? Obviously you have a much more nuanced understanding of it. Yeah, to be perfectly honest, it is not possible to be very nuanced when human stories are involved. Right. ठीक है, देखो, this must begin with the acknowledgement कि when inflation is at 8% or 10%, जो आम आदमी है, and I think मतलब I don't want to confuse the term, I'm not saying कि मतलब those of us in semi-privileged positions मतलब are the same as the आम आदमी who's the daily wager, लेकिन हम भी इस मुल्क के शहरी हैं और हमारी भी फैमिलीज यहाँ पे रहती हैं और हम लोगों को भी 10% फील होता है. Right. when it goes up. और on a personal level it is impossible to look at policy and say कि हाँ ठीक है, जब आपको पता है जब आप दाल या चीनी लेने के लिए जाओगे तो आपकी सैलरी से आपको हायर प्रोपोर्शन देना पड़ेगा. Right. ठीक है, while this is happening आपकी रियल ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव में, ठीक है, बिकॉज आप अपने इंटरेस्ट रेट को देखो 7.5%, इन्फ्लेशन इज़ 8%. Right. अगर आप पैसे अपने बैंक में रखते भी हो, सो योर बेसिकली मनी इज़ गोइंग डाउन 1%. Right. ठीक है, दैट्स योर रियल रेट ऑफ रिटर्न. ओके फाइन, यू वॉन्ट टू गेट थ्रू दिस. एक तो ये है कि अगेन यू आर अ बिग इकोनॉमी, यू गॉट गुड डेमोग्राफिक्स, so you want to cash on that a little bit. लेकिन policy making in a time where globally demand जो आपके exports की, it is so tied to these economic cycles कि
आप एक बात पाकिस्तानी करते हो तो आपको एक बात ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में करनी पड़ती है. अब यूएस में आप देख लो, मतलब यहाँ पे एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई कि किन कंट्रीज़ में हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जा रही है. बट इफ़ यू लुक एट द नंबर्स, हमारे एक्सपोर्ट में क्या है, टेक्सटाइल्स, आपका जूट, आपका कॉटन, आपकी इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं, विच टेल्स यू कि हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर जो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है. ठीक है, वी माइट एक्सपोर्ट अलॉट 1 year, but we're very, very exposed to fluctuations in demand of these assets, which are basically can to some extent be considered luxury goods. Right. In a time जब आप घर से निकल नहीं रहे हो, Right. तो आपने ज़्यादा कपड़े क्यों खरीदने हैं? Right. Which is what people are. And globally the trend is, by the way, consumer spending जो बहुत कम हो रही है. Right. और उसका हिट यूएस पे भी आया है अच्छा खासा. ठीक है, और ये जो बूम आपने देखा था, certainly surplus पे गए हो. Part of it was remittances, people sending money back. The other part of it was कि globally demand बढ़ी थी Right. of these goods. So people spent a lot. And we opened the market early on before India and Bangladesh as well, COVID की वजह से. तो हमें थोड़ा सा वहाँ पे भी थोड़ा फ़ायदा हो गया था. थोड़ा सा आपको फ़ायदा हो गया था. लेकिन आप यू आर वेरी डिफरेंट. वही जब हम कंपैरिजन कर रहे थे ना यूएस, स्विट्ज़रलैंड, इनका, अब पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश को आप साइड बाय साइड रखो. इंडिया के एक्सपोर्ट देखो सेक्टर आप, IT सर्विसेज, ठीक है, ज्वेलरी एंड स्टोन्स, ठीक है, लाइक सच सॉर्ट ऑफ लाइक हायर वैल्यू गुड्स. उनका जो IT सेक्टर, आई थिंक देयर एक्सपोर्ट इज 70-80 बिलियन 1 year. पाकिस्तान का पूरा एक्सपोर्ट सेक्टर आई बिलीव इज अराउंड 30. Right. ठीक है, सो लाइक आप उस तरह कंपेयर नहीं कर सकते, बट यू कैन कंपेयर योरसेल्फ टू बांग्लादेश टू सम एक्सटेंट. ठीक है, उनकी जो एक्सपोर्ट इज अराउंड 46-47 बिलियन. तो आपने अगर अपने अकाउंट डेफिसिट्स को मैनेज करना है, which is again how much you're importing minus how much you're exporting for the average listener, तो आपने अच्छा इम्पोर्ट पे आप कंट्रोल कर लोगे किसी हद तक, लोगों को मार मूर के जो चीज़ें चाहिए वो तो चाहिए, वो तो चलो हो गया. एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए यू हैव टू रियली डाइवर्सिफाई. ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप यू रिमेन कम्पिटिटिव, तो यू आर गोइंग टू हैव टू ऑफर द वर्ल्ड व्हाट इट एक्चुअली नीड्स. ये नहीं है कि अपने जीवन लेदर बनाई जाओ फेंकी जाओ. कितने लोग फुटबॉल खरीदें? तब ठीक है, मान लिया सर्जिकल गुड्स इज अनदर गुड एग्जाम्पल. ठीक है, तो होपफुली दैट हेल्प्स, बट यू नीड टू प्रॉपरली डाइवर्सिफाई. You cannot have 2/3 of your or 2/5 of your country working agriculture, which accounts for 1/5 of your exports. Right. So अच्छा, आप क्या करोगे? आप शिफ्ट करते हो IT की तरफ, आप शिफ्ट करते हो ऑनलाइन चीज़ों की तरफ, विच आर ग्रेट बाय द वे, क्योंकि इनके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए आपको ज़मीन इतनी कोई नहीं चाहिए. ऑनलाइन है सब कुछ. तो सो यू नीड अ फंडामेंटल शिफ्ट इन व्हाट यू ऑफर टू द वर्ल्ड. सेकेंडली, आई वुड फाइनली ऑन दैट पॉइंट आई वुड से कि ये जो हम सारी मैन्यूवरिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आएंगे. अब व्हेन यू पुट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन इलेक्शन दैट्स कमिंग अप इन 2 years, यहाँ पे हर तरफ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है. द गाइज हु हैव टू मेक दीज डिसीजंस कैन नॉट बी पॉलिटिकल. राइट. किसी भी दुनिया में किसी भी अच्छे बैंक में सेंट्रल बैंक जो होता है, इट इज़ पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट. राइट. ठीक है, सेंट्रल बैंक फेड का जो चेयर है, ही डज नॉट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट. ठीक है, सेम विद द बैंक ऑफ इंग्लैंड, ECB, दीज आर इंडिपेंडेंट बॉडीज. पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट थियोरेटिकली एग्जिस्ट करता है, but does it really? I don't know. Right? I am not privy to the internal dialogue, but you cannot have people who make economic decisions be tied to the politics. अब ज़ाहिर है, जब पॉलिटिक्स, जब आपका इलेक्शन आ रहा होगा और आपने अगर वो इलेक्शन जीतना है, एंड यू थिंक, एंड if I am the PM and I'm thinking कि यार 2 साल में मैं जीतूंगा तो अगले 5 साल फिर और आ जाएंगे, मैं और अच्छा काम करूंगा. Of course I'm going to try. My internal calculus is going to be, अच्छा ठीक है, चलो थोड़ी सी थिंकिंग इस तरफ कर लेता हूँ कि जीत तो जाए ना एक दफ़ा, उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ये, और वहाँ से जी आ रही है इलेक्शन मशीन हैक हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फजूलियात चलती रहेंगी. एंड वी सीन इट अलॉट. लेकिन जिन लोगों ने पॉलिसी बनानी है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, दे हैव टू टेक अ वेरी लॉन्ग टर्म व्यू. ठीक है, और उसके अंदर हाँ, दे आर गोइंग टू बी पेन पीरियड्स एज अ ग्लोबल इकॉनमी इंटरनेशनली रिकवर्स. लेकिन हम जो कर सकते हैं while we sort of work through the system is proper investment diversification of what we offer the world. और उसके बाद then it makes sense कि अच्छा डॉलर 170 पे तो 170 पे क्यों है, and why that's important. I think the other final point worth mentioning, जो हम चाइना की पहले बात कर रहे थे, China purposely does not let its मतलब currency float, because the weaker your currency is, the more you have sort of an export oriented sector. Right. So ये भी बड़ा मसला है पाकिस्तान का. This is going to be the final statement before we move on to the last question. कि I like your comment on this कि हमारे यहाँ dollar is a major part of the conversation. कि dollar 170 का हो गया, oh my god क्या हो गया. तो how do you see that essentially? Is dollar or the value of dollar a representative of your country's strength? It's not.
not by a long shot. In some countries it can be, in some times it can be, लेकिन आप डॉलर को देख के अपनी कंट्री की स्ट्रेंथ नहीं कर सकते. स्पेशली अब आप फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इट्स इंपॉर्टेंट, बट अगर डॉलर जनरली स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अगर डॉलर वर्सेस पाउंड भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वर्सेस यूरो भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, क्यों स्ट्रॉन्ग हो रहा है? कि डॉलर की डिमांड ज़्यादा है. डिमांड क्यों ज़्यादा है? कि इकॉनमी जो है दोबारा फ्लक्चुएट कर रही है, नीचे आ रही है, लोग स्टॉक्स वगैरह से निकल रहे हैं. डॉलर इज़ अ बेस कंट्री, बेस करेंसी, उसकी डिमांड जनरली बढ़ रही है. जब हर चीज़ की वर्सेस बढ़ रही है तो अपने आप को जूते मारने का क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है, इट इज़ लाइक हाँ द डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग, बट इट्स स्ट्रेंथनिंग अक्रॉस ऑल ऑन अ क्रॉस करेंसी बेसिस. सो मेरे ख्याल से व्हाट वी नीड इज़ वन, एक तो ये कि ये पॉलिटिकल जो पॉइंट स्कोरिंग आप इसको कभी भी रिमूव नहीं कर सकते. बिकॉज अब जिस तरह हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, द डॉलर इज रिप्रेजेंटेटिव टू सम एक्सटेंट. जिसने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना है वो तो इसको इस्तेमाल कर लेगा. लेकिन आई थिंक व्हाट वी नीड इज कि पब्लिक डायलॉग के अंदर सम बोल्ड डिसीजन मेकिंग एंड बोल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. Okay, मतलब if I had to go to Williams and Oxford and work at Goldman for 5 years for me to understand कि जो इसहाक डार पहले क्या कहता था और जो what the guys now are saying, it's wrong. Because we don't live in a world जहाँ पे आप अपने कमरे में बैठ के डिसीजन मेकिंग कर लो और पार्लियामेंट बैठ के डिसीजन मेकिंग कर लो और आम आदमी जो मर्जी सोचता रहे. The media is out there, right? Like it needs to sell the story. At the same time, the people are far more engaged. People actually listen to these statements. You need to explain what you're doing. Right. You can't just get across and get away with doing whatever you need to do. कि हम ठीक कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे किया था वैसे किया था. So I think this is super important. Or the one final comment, slightly separate to this, that I would make is, I think there is a big responsibility on the youth as well. Okay? And I think it's a cliche statement, but I work with a lot of young guys. I think we're all part of that group, and there is a very strong mindset कि हमने मुल्क के लिए अपने लिए कुछ करना है. बिकॉज नाउ वी अंडरस्टूड, वीव सीन इनफ साइकिल्स जो हमारी उसके कि पहले वो आए, फिर मुशर्रफ आया, फिर ये आया, फिर वो आया, एंड वीव सीन बैक एंड फोर्थ. बट आवर जनरेशन नाउ अंडरस्टैंड्स कि अगर पाकिस्तान को अगले 10 years में 15 years में हमने एक्चुअली स्ट्रॉन्ग करना है, वी नीड टू पुल आवर रिसोर्सेज टुगेदर, have these dialogues and figure out what works for us. These guys won't be around in 20 years. We will be. Right? So we have to face those decisions. और उसके अंदर the type of work for, again, I work at Goldman, but Bondh E Shams वाली जो बात थी, which we haven't discussed too much, but that is why it's important. Because that project is not just a clean water project. It does do that. We have provided 40 million cups of clean water in Pakistan, Bangladesh, Yemen, South Sudan. We are growing. There's everything to be said about the organization, but at its core, it is a collection of young people across borders who want to use that charity as a platform to solve and fix part of that T, which was investment in your basic infrastructure. कि अगर मैं 15 से 20 गाँवों में हर महीने पहुँच के इस पंप लगा सकता हूँ, ठीक है, what I am doing is I'm planting the seed for that village and that community to say कि यार पानी का मसला तो सॉल्व हो गया ना, अब मैं खेती बाड़ी कर सकता हूँ, अब मेरे बच्चे स्कूल जा सकते हैं, अब मेरी जो 200 रुपये हर क्लिनिक की विजिट पे लग रहे थे जब मेरे बच्चे को डायरी होता था हफ्ते में 2 दफ़ा, वो बच गए, अब उसके लिए मैं कुछ और कर सकता हूँ. एंड आई थिंक इट इज़ दैट लेवल ऑफ ग्रास रूट्स वर्क विच वी नीड टू डू. और ये हमारे पॉलिसी मेकर्स, I would love to see them do tons more of it, and I think there is great work being done. लेकिन हमारा मुल्क माशाल्लाह इतना बड़ा है, इतना डाइवर्स है कि it just needs a lot more hands on deck. And we don't necessarily have to wait for policy making on that regard. So that's kind of. Glad you end that on that note. My final question, Hamza, would be, and this is something that I ask every guest. But you're 28 years old, right? You're 28 years old right now. You're going to be 58 30 years from now. You are someone जो कि जिसका काम है as a living कि वो forecast करता है, बनाता है चीज़ों की कि किस तरफ जा रही हैं, क्या हो रहा है. I'd like for you to, knowing what you know today, identify or at least with as much confidence as you can कि पाकिस्तान 2050 का with the current fundamentals, with the current the current direction, where do you see this country in 2050? So I will give you an optimistic scenario, and then a slightly less optimistic scenario. The optimistic scenario is we are able to do the things that we just discussed today. Which is we are able to come together as a young population. We are able to fix the inefficiencies and
the basic infrastructure, get tons of investment. I think in that scenario, if we continue existing with that policy, I think Pakistan could blow the thing out of the water. Right. But we can be a proper economic, political powerhouse of the region. Right. Yes, India will continue to grow, but Pakistan can be just as strong. Right? Like Pakistan can be as strong as our neighbors, or if not more so. Because what we don't have, which the bigger neighbor across the line will face, is they have a much bigger population. Right. Their per capita growth will always be hit by the number of people they have. Right. We have a relatively smaller population, still very strong demographics, and we need to cash that. Right. What we need to move out of are these छोटी-छोटी लड़ाइयाँ, ये जंगें, change of mindset. If that happens, I think we could be a really, really, really strong country, inshallah. And what we can then basically have is this state where everybody has the basics, and you have much more reduced income inequality. A state where you feel comfortable walking around at night, where there's equality of genders to some extent, to whatever extent we can, which continues to operate under whatever model of religion that works for people on a personal micro level. It's not state mandated. And I think those are the kind of countries that will do exceptionally well in the next 25, 30 years. And Pakistan can be one of them. But I also share that with a piece of warning, which is if we are not able to adjust and pivot, and we continue on this same path, it's not going to be great. Because other countries are doing those pivots. They're being smart, they're being bold, they're taking the right steps in the right direction. And ये कभी भी नहीं होगा कि पाकिस्तान grow कर रहा है यही काफ़ी है. It's all relative growth. Right. अगर आप आज से 30 साल के अंदर 2%, 3% पे ग्रो करते रहें, you will still have grown, you'll still be a better country. But अगर आपके neighbors जो हैं 15% पे ग्रो कर जाते हैं, तो आप तो relatively you would be in stone age essentially. Exactly. And the point is कि your strength is all relative. जब आपने किसी फोरम पे जाके बात करनी होती है, it's always like कि पाकिस्तानी representative vis-a-vis the Indian or Bangladeshi or Chinese or whatever representative. Right. ठीक है, we see that playing out in things like ये cricket वाला सारा जो system हुआ है, ठीक है. If you had a big cricket economy, of course people wouldn't say no. Yeah. मतलब how fundamentally different is Pakistan from India or Bangladesh? It is not except that they have a much bigger industry. Right. So I want to leave it on an optimistic note. I think there's tons to be done. For anybody who wants to get involved with the work we're doing at Bondh E Shams, doors are always open. They can reach out to me and the team. And we are genuinely trying to create a movement of young people dedicated to the growth of Pakistan and to have, inshallah, a lot more of these dialogues. Zabardast. Hamza, thank you so much for taking the time out, particularly. I know you had a very short stay in Pakistan and, 1 hour, 23 minutes is one of the longest we've gone recently. So thank you so much for all the insight that you've shared and, lots of good luck with what you do, what you end up doing with your life. Again, it's a decorated CV already. I'm excited to see कि अगले 30 साल में 2050 तक आप क्या करते हैं, the sort of powerhouse that you'll be. I hope that you're an asset to the nation. I hope that, irrespective of whether you're in the UK or wherever, you choose to serve the nation with the same vigor that I see in you right now. Thank you so much for coming to the podcast. Thank you, man. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आई हो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, इंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. इजी पैसा जैज़ कैश का यहाँ पर अकाउंट आ रहा होगा जहाँ पर आप हमें एनीथिंग फ्रॉम ₹1 टू एज मच एज यूड लाइक शेयर कर सकते हैं टू सपोर्ट द चैनल. इट्स अ थॉट दैट काउंट्स. फेसबुक वाले TBT कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दी गई हुई है, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं, आर्टिकल शेयर करते हैं और आपका गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं. इसी के साथ साथ ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. बट एनीवेज, दिस वाज Muzamil Hasan. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.